नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। करीब 10:45 पर तुलसीपुर देवीपाटन मंदिर पहुंचेंगे। मां पाटेश्वरी मंदिर में सीएम योगी करेंगे पूजा अर्चना। तो मंदिर में सीएम नवरात्रि की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। तो आज बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस दौरान पाटेश्वरी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आने वाले नवरात्रियों को लेकर वहां पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा लेते और उसकी समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ वक्त वक्त पर अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से वहां पर विकास कार्य चल रहा है, क्या कुछ अभी कार्य प्रगति पर चल रहा है, उसको देखते हुए नजर आते हैं और खुद इसकी समीक्षा करने हर क्षेत्र में उस दौरा करते हैं। और देखिए, आज बलरामपुर पहुंचेंगे, जहां पर बलरामपुर में क्या कुछ काम चल रहा है, इसके साथ ही अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है, क्या वाकई वो रिपोर्ट सामने भी है, उसकी भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही पाटेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे सबसे पहले, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे माता पाटेश्वरी की और इसके साथ वहां पर हो रही तैयारियों का जायजा लेंगे। क्योंकि देखिए, नवरात्रि पास है और नवरात्रि को लेकर क्या खास तैयारियां मां पाटेश्वरी मंदिर को लेकर चल रही है, क्योंकि जब नवरात्रि होती है इस मौके पर संख्या जो भीड़ है वो बढ़ जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर हैं और इस दौरान पाटेश्वरी मंदिर की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ देखिए, नवरात्रि भी पास आ रहा है, उसको लेकर मंदिर में क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का बलरामपुर का दौरा है। इस दौरान आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो पाटेश्वर मंदिर है, वहां पर दर्शन भी करेंगे, साथ ही साथ वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। उसके सुंदरीकरण से लेकर के तमाम तरह के जो चलाई जा रही योजनाएं उनको देखेंगे। साथ ही साथ बलरामपुर में जो विकास योजनाएं चलाई जा रही उनका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का फोकस होता है, उसको लेकर के अधिकारियों से समीक्षा होगी कि आखिर उनके जिले में कितने इस तरह के मामले हैं जिनका निस्तारण ना होने की वजह से वो मामले लखनऊ तक पहुंचे, वो सीएम जो जनता दरबार होता वहां तक पहुंचा। निश्चित तौर पर ऐसे में अधिकारियों के लिए भी आज दिन काफी भारी होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी लगातार लापरवाही कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो काम करने का तरीका है, वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं ये तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बेहतर ढंग से काम, जो परेशान लोग हैं, फरियादी लोग हैं, उनकी सुनवाई करें, उनका समस्याओं का निस्तारण करें, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं चैन की नींद हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप ना करके सरकार की जो छवि है वो धूमिल करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसी का नतीजा है, लगातार देखा जा रहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। कल ही देखा गया है कि 73 ऐसे अधिकारी थे जो काम नहीं कर रहे थे बेहतर ढंग से, उनको नोटिस जारी किया गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां के डीएम, वहां के एसएसपी, तमाम आला अधिकारी जो होंगे उनके साथ समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ के पदाधिकारी भाजपा के हैं उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में उनके साथ समीक्षा करेंगे कि आखिर 2024 के लिए क्या रणनीति जिले में अपनाई जाए, या फिर कौन सी सीट है जहां पर भाजपा कमजोर है और कौन सी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है। इन तमाम चीजों की भी समीक्षा कर सकते हैं। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा आज जौनपुर है, जहां पर सुबह 11 बजे सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सिद्दीकपुर पहुंचेंगे। विद्यालय के स्थापना की 78वीं जयंती पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर करेंगे शुभारंभ। तो सुबह 11 बजे सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सिद्दीकपुर में पहुंचेंगे। तो विद्यालय के संस्थापक की
78वीं जयंती पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का ये शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे। वहीं 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। गुरुवार को भूपेंद्र चौधरी का हुआ है जोरदार स्वागत। आज दोपहर 12 बजे क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो पश्चिम के बाद काशी क्षेत्र की बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो क्षेत्रीय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे उत्तर प्रदेश का काम पार्टी का देने के बाद मैं आज बाबा भोले की नगरी में आया हूं। मेरी ओर से मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी ताकत से, उनके प्रयास से मुझे जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य का काम दिया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबके प्रति उनका आभार प्रकट करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं अपनी पार्टी की लीडरशिप को कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से, उनकी मेहनत से जो भी अपेक्षा पार्टी ने की है मुझसे, उसे पूरा करने का काम करूंगा। सबको साथ लेकर चलूँगा और भारतीय जनता पार्टी की, मेरे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो जो नीतियां हैं वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, इतना लोकप्रिय नेता है। तो हम सब मिलकर भाजपा को के विस्तार में अपना योगदान करेंगे और उत्तर प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही लखनऊ से अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आज चूंकि 2 दिवसीय दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वाराणसी में हैं और आज दूसरा दिन है जहां पर क्षेत्रीय कार्यालय में आज वो जाएंगे और इस दौरान तमाम बैठकें लेते हुए भी नजर आएंगे। और क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरान आज? देखिए, निश्चित तौर पे कल रात देर रात आने के बाद जिस ढंग से उनका स्वागत हुआ, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में उत्साह है। दूसरी बात, यदि आज के कार्यक्रमों की बात करें तो वो सबसे पहले सुबह सवेरे अभी से कोई 1.5 घंटे पहले बाद काशी विश्वनाथ के दरबार में जाएंगे, जहां पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद सलामती मांगेंगे अपने पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए और पार्टी के विजय के लिए। सबसे जो बड़ी बात है, जो आज बैठक होनी है, उस बैठक में उनका जो साफ एजेंडा होगा वो ये कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट को न केवल जीतना है बल्कि उस पर फतह पे एक कायम करना है। अब शायद यही बात कल इशारों में इन्होंने स्वीकारा भी कि हमारा पहला प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ इस बात का होगा कि प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, उस जिम्मेदारी का न केवल हम निर्वहन करें बल्कि एक आदर्श प्रस्तुत करें। और सबसे बड़ी बात, जो आने वाली चुनाव है, 80 सीटों पे सबकी नजर है, उन 80 सीटों को भाजपा के झोली में डाला जाए। समझा जा सकता है कि आज के बैठक में सिर्फ और सिर्फ जो कार्यकर्ता पदाधिकारी होंगे, जिनके साथ ये बैठकें होंगी, उनको ये निर्देश और ये सलाह दी जाएगी कि कैसे वो पार्टी के हित में काम करें, कैसे लोगों से मिले और कैसे अपने जनाधार को बढ़ाएं। जी बिल्कुल संतोष, और देखिए जनाधार को बढ़ाने के लिए ही तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और खासकर वाराणसी में जहां विशेष तौर पर नजर रखी जाती है। अश्विनी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, संतोष जिक्र कर रहे थे 80 सीटों का। देखिए लगातार अगर हम तमाम मंत्रियों से जिस तरह बात होती है, वो भी लगातार यही कहते हैं कि इस बार 80 में से 80 सीटें यहाँ से होंगी और इसी को लेकर अब जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। और देखिए जब से भूपेंद्र सिंह चौधरी अध्यक्ष बने उसके बाद लगातार एक के बाद एक दौरा उनका देखने को मिल रहा है और ये कार्यक्रम लगातार निरंतर जारी है अभी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भाजपा चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं। इस बार का जो लक्ष्य रखा गया वो 80 में 80 सीटों का रखा गया। वो इसलिए कहीं ना कहीं जब रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटें, सरीकी सीटें थी, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहां पर जीत हासिल हो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहीं ना कहीं सोचना है कि जब रामपुर आजमगढ़ का किला ध्वस्त हो सकता है तो बाकी जगहों पर हम आसानी से जीत सकते हैं। उसी को नतीजा देखा जा रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही संगठन महामंत्री अपनी बैठक शुरू करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आज जो है प्रदेश अध्यक्ष को लाया जाता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो मंडल जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी थी जिन सीटों पर, वहां उनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने खुद उठाई है, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे वो तमाम अन्य जगह हो। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी अपना फोकस कर रही है। 80 में से 80 सीटों को लेकर के ही कार्य योजना तैयार की जा रही है। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दौरा जो है काशी का है और काशी में वो संगठनात्मक बैठक करेंगे। काशी क्षेत्र के तमाम जो पदाधिकारी होंगे वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ 2022-24 का विजन क्या रहे, 2022-24 में किस तरह से चुनाव लड़ा जाए जिससे जो काशी के आसपास के जो सीटें हैं वो आसानी से जीती जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री का जो संसदीय सीट है उसका कहीं ना कहीं असर उसके आसपास की सीटों पर पड़ता है और कहीं ना कहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन कहीं ना भारतीय जनता पार्टी का हमेशा काम करने का तरीका रहा, स्थिति कितनी भी मजबूत हो लेकिन काम फिर भी करना है जब तक अंतिम समय तक जीत ना हासिल हो जाए। और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार जीत रही है, चाहे वो 2014 में रहा हो, चाहे वो 2019 में रहा हो और 2024 का चुनाव है। बिल्कुल भूपेंद्र चौधरी का दौरा है, पहला दौरा, तो ऐसे में पहले तो चर्चाएं, बातचीत होगी, परिचय होगा, उसके बाद संगठन को किस तरह से और मजबूत किया जाए इस पर चर्चा होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल की राजनीति करती है, बूथ कार्यकर्ताओं को मजबूत करती है और बूथ लेवल पे ही नए कार्यकर्ता बनाती है। निश्चित तौर पर इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। और एक बार फिर जब भूपेंद्र चौधरी होंगे उनकी रणनीति क्या होगी अभी उसको संबंधित थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो ढर्रा पुराने जो पदाधिकारी ने बनाया है भारतीय जनता पार्टी उसी पर चल रही है और आज आगामी चुनाव में भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा। जी ठीक है, अश्विनी और संतोष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। वहीं गाजियाबाद में भाजपा के पश्चिम वृक्ष क्षेत्र की अहम बैठक हुई। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में मिशन 2024 को लेकर अहम चर्चा हुई। साथ ही आगामी चुनावी रणनीति को लेकर अहम चर्चा भी हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल समेत पश्चिम के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी संगठन की बैठक के बाद न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 2024 को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, पश्चिम एक बड़ी चुनौती है, किस तरीके का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरा प्रदेश हम लोग सब एक ही दृष्टि से देखते हैं। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे एक कार्य दिया है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का सबका आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये काम करने का अवसर दिया है। और मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों की ताकत पर, उनकी सक्रियता पर, उनकी मेहनत पर, तो मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और अपने केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा पूरी करने का भरसक प्रयास करूंगा, उनकी अपेक्षा के अनुसार काम करूंगा। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, 2019 में बीजेपी 64 सीटें जीती थी, 16 सीटें हार गई थी। हम लोगों ने 16 सीटों पर विशेष कार्य योजना बनाकर नीचे तक अपना स्ट्रक्चर खड़ा करके बूथ सेक्टर सबको सक्रिय करके हम तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी का ही परिणाम है कि हम 2022 में रामपुर और आजमगढ़ की सीटें 2 बाई इलेक्शन में जीते हैं। 14 सीटें बची हैं, हम लोग को लक्षित करके 14 की 14 सीटें जीतनी हैं और जो शेष 66 हमारे पास हैं उन सारी सीटें जीतनी हैं। मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री जी का विश्वास है जनता का, और मेरे नेतृत्व के प्रति विश्वास और कार्यकर्ता की सक्रियता, मेहनत, रणनीति के आधार पर हम लोग सारी सीटें जीतेंगे। लोकसभा की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है और मैं निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उसे पूरा करूंगा। अध्यक्ष जी, अभी कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, ओबीसी के 18 जातियों को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया, नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। आगे किस तरीके से आप लोगों का प्लान होगा, क्या कुछ आगे की रणनीति होगी?
इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है। अब जो इसके जानकार लोग हैं उस फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद जो भी इस पर कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई सरकार करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2024 को लेकर के विपक्ष महागठबंधन की कवायद में जुटा है। नीतीश कुमार तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ राजनीतिक दल हैं, विपक्षी पार्टियां जो उस महागठबंधन की तरफ जो है उस अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन खड़ा हो सकता है। कोई चुनौती मानते हैं क्या? निश्चित रूप से आपने देखा होगा पिछली बार 2019 के चुनाव में सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस सब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 80% से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीती। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि ये कितने गठबंधन कर लें, जनता का गठबंधन बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ है। तो हमारा गठबंधन जनता के साथ है, वो दल गठबंधन करके जो चाहे वो करे। अच्छा भूपेन जी, सोशल जस्टिस कमेटी की एक रिपोर्ट बहुत सालों से पेंडिंग है, बहुत लंबे समय से वो है। सामाजिक न्याय समिति, क्या इसको लेकर के भी आपकी कुछ प्लानिंग है जो पार्टी के अंदर काडर को इस लेवल पे आगे खड़ा करने की? भारतीय जनता पार्टी अब किसी एक जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जनाधार है और देश के सब वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। जहां तक आपने सामाजिक न्याय समिति की बात कही है, वो विषय अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपने विषय रखा तो मैं उसका परीक्षण करा के जहाँ बातचीत करके किसी स्थिति में आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये थे भूपेन चौधरी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का जो लक्ष्य है 2024 में 2024 को किसी भी तरीके से कामयाब बनाओ। और जहां तक रही बात विपक्षी पार्टियों के लामबंद होने की, तो इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी विरोधियों को पस्त किया है और 2024 में भी पस्त करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी के 2 सरकारी स्कूलों की तस्वीर शेयर की है। एक सुल्तानपुर की है तो दूसरी प्रयागराज की है। उनकी शेयर की गई तस्वीरों में जानवर स्कूल के अंदर घुसे हुए हैं और इन तस्वीरों के साथ संजय सिंह ने सरकार पर कटाक्ष कर लिखा है कि सुल्तानपुर के बाद में विद्यालय का निरीक्षण करते अधिकारीगण और प्रयागराज के विद्यालय निरीक्षण में अधिकारियों को मिली भारी कमी और अभी भी स्कूल के नाम में इलाहाबाद कैसे लिखा है। इन विद्यालयों की दुर्दशा के लिए सीबीआई जांच कब होगी? झांसी दौरे पर रहे मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद और मंत्री सोमेंद्र तोमर और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की ओर से जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी की ओर से मंत्रीगण को जिले में संचालित विभिन्न जल जीवन मिशन की योजनाओं को गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद हूँ और कैबिनेट मिनिस्टर हूँ और झांसी मंडल का प्रभारी हूँ। हम लोग बुंदेलखंड वासियों को बधाई देने आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं कि बहुत दिन बाद दोबारा हमारी सरकार की नीतियों को सफल होकर मुहर मारा है। दोबारा हमें अवसर दिया सेवा करने का। हम लोग बुंदेलखंड वासियों को घर घर नल, घर घर जल देने की वादा कर रहे हैं। जो 70 साल में जो अंग्रेजों मुगलों ने सताया था, पिछली सरकारों ने भी सताया था। बुंदेलखंड की जो बड़ी समस्या थी पानी की, उसे हम लोग परमानेंट दूर कर रहे हैं। ऐसे ढेर सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उसे धरातल पर हम लोग लागू कर रहे हैं। आज हम लोग समीक्षा करने आए हैं सारे विभागों को, जो भी हमारे कृषि विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे हमारे मत्स्य विभाग है, चाहे सहकारिता है, चाहे बिजली विभाग, हर विभागों की समीक्षा होगी। हम लोग हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में शराब ठेकेदारों की बल्ले बल्ले है। दिन हो या फिर रात जमकर हो रही है दावों में कालाबाजारी। लालकुआ अच्छेजा मोड़ पर मॉडल शॉप का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो आबकारी विभाग की खुल रही है पोल। शराब ठेकेदारों और एक्साइज इंस्पेक्टर का गठजोड़ सामने आया। खुलेआम जिले में शराब ठेकों पर हो रही है ओवर रेटिंग।
तो दिन हो या फिर रात, जमकर दामों की ये कालाबाजारी चल रही है। लालकुआं अच्छेजा मोड़ मॉडल शॉप का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वायरल वीडियो आबकारी विभाग की खोल रही है पोल। तो किस तरह से गठजोड़ चल रहा है एक्साइज इंस्पेक्टर और शराब ठेकेदारों में, ये साफ देखा जा सकता है। खुलेआम शराब ठेकों पर हो रही है ओवर रेटिंग। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब ठेकेदारों की इस वक्त चांदी ही है। तो दिन हो या फिर रात, जमकर दामों की कालाबाजारी हो रही है और लगातार मनमाना दाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं ये ठेकेदार। तो नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें किस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब ठेकेदारों की चांदी हो रही है, जमकर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं दामों को लेकर शराब के। देखिए, बड़े बड़े दावे करने वाली जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक्साइज विभाग है, जो आबकारी विभाग है, कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि शराब जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं उनके वो मलाई काट रहे हैं, बल्ले बल्ले हो रहे हैं उनके। जो को देखा जाए, दिन हो या रात, दुगने दाम, जो प्रिंट रेट से अधिक दाम लगातार वसूले जा रहे हैं। हालांकि पहले भी काफी सारे वीडियो सामने आए जहां कालाबाजारी करते हुए साफ दिखाई दिए। उसके दिन के अंदर भी प्रिंट रेट से अधिक दाम जो है शराब पर वसूले जा रहे हैं, रात्रि में भी वसूले जा रहे हैं। और जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये अच्छेजा का बताया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा का ये वीडियो बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो एक्साइज डिपार्टमेंट दावा करता है कि कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन शराब ठेकेदारों के अंदर इतना खौफ नहीं। जो लगातार कालाबाजारी की वीडियो सामने आ रही है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में शराब ठेकेदार लगातार जमकर वसूली कर रहे हैं, मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक सरकार को भी नुकसान हो रहा है, एक बड़ी चपत लग रही है। और जिसको देखा जाए, जो मानकों को देखा जाए, पूरी तरीके से ताक पर रखकर और जो एक्साइज विभाग है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में अब जो शराब ठेकेदारों पर जो कालाबाजारी कर रहे हैं पूरी तरह से नाकाम दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये चुप्पी साधे हुआ है। हालांकि सवाल तमाम तरीके के उठ रहे हैं। अब ये भी बात यह होगी कि इन एक्साइज डिपार्टमेंट के जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो मिलीभगत लगातार सामने आती रहती है। क्योंकि तमाम तरीके से ये देखा जाए, जब चेकिंग करने जाते हैं तो वहां पर जो शराब का ठेकेदार जो होता है उसको पहले ही पता लग जाता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर आने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनके तार सामने आते हैं। तो कार्रवाई क्या होती है, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। ठीक है निशांत, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने का नीमका गांव में बदमाशों ने नागेश हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बदमाश सुंदर भाटी गैंग का बताया जा रहा है। मृतक नागेश जेवर थाने का हिस्ट्री शीटर था और सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य था। कयास लगाया जा रहा है कि नागेश की हत्या गैंग वॉर के चलते हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक नागेश पर कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। नागेश बीते 15 अप्रैल 2022 को संगीन मामलों में जेल गया था और कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आते ही बाइक सवार बदमाशों ने नागेश की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। आज शाम 7:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम नागेश है, जो जेवर थाने से एचएसपी है, उसको कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है, जिसको तत्काल उपचार हेतु कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया था। कैलाश हॉस्पिटल में उपचाररत उसकी वहां पर हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस की सभी टीम जो मौका वारदात से वहाँ मौजूद हैं, हमारे एसीपी, एडिशनल डीसीपी और थानों की समस्त फोर्स, और इसमें जो परिवार वाले हैं उनसे तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज शाम 7:30 बजे के साथ हमारे साथ निशांत लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, देखिए हिस्ट्री शीटर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मामला सामने आया, शाम के समय
बीते दिन की घटना बताई जा रही है, जहां नागेश जो सुंदर भाटी गैंग का हिस्ट्री शीटर है, उसकी खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि जो सूचना यह मिल रही है कि आधा दर्जन बदमाश आते हैं बाइक पर सवार होकर, उनके पास हथियार लेस बदमाश होते हैं और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जहां नागेश जो बदमाश है, हिस्ट्री सीटर जो है जेवर थाने का, उसको कहीं ना कहीं गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि यह भी सूचना है कि गैंगवार को लेकर ये हत्या की गई है हिस्ट्री सीटर नागेश की। इस पूरे मामले में नागेश के परिवार की तरफ से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। नोएडा पुलिस और जेवर थाने पुलिस का दावा है कि जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से गैंगवार के चलते एक हिस्ट्री सीटर नागेश की हत्या की जाती है और कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद जो जेल से अभी रिहा होकर बड़ी जमानत पर आता है, और उसके बाद तमाम तरीके के सवाल यह उठ रहे हैं कि गैंगवार के चलते एक बदमाश की एक हिस्ट्री सीटर की हत्या कर दी जाती है, और कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब नोएडा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि जल्दी जो गैंगवार के जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने हत्या की है, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक जो सब शूटर था सुंदर भाटी गैंग का, उसकी हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि गैंगवार के चलते ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मामला थाना जेवर क्षेत्र का बताया जा रहा है। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल टॉप एजेंडे में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।